Hi everyone, welcome back to the another video related to the types of companies. In the last video we have discussed about the classification of the company on various bases. Plus with that we have discussed about the private company concept in whole. ठीक है? So now in this video we are going to do the two concepts. One is public company and second is OPC company, that is one person company. So moving on, let's start with the public company. पहली बात कि पब्लिक कंपनी जो है किस सेक्शन में आती है. जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी के बारे में डिफ़ाइन किया गया है. उसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में सब कुछ सेक्शन 2 क्लॉज 71 में मैंशनड है. पब्लिक कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है. नाम से ही पता चल रहा है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो हमारी पब्लिक कंपनी है. ठीक है, तो इसमें क्या है, एंड हैड अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अब चाहे हम जो मर्जी कंपनी का टॉपिक कर ले, जो उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है ना, हम क्या लिखते हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. क्योंकि जैसे जैसे हमारे लॉ में अमेंडमेंट्स आती हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है. तो इट्स नॉट फिक्स्ड. इसीलिए जब भी हमने आंसर लिखना है, अगर हमें आ गया तो हम यही लिखते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, अ प्राइवेट कंपनी दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी. फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो कंपनी किसी पब्लिक कंपनी के कंट्रोल में है तो उस कंपनी को पब्लिक कंपनी ही मानकर चला जाएगा. हालांकि उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड ही लिखा जाएगा, बट उसे मानना जाएगा कि वो एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि वो किसके कंट्रोल के अंदर है, पब्लिक कंपनी के कंट्रोल के अंदर है. सेकेंड पॉइंट क्या है, एज पर सेक्शन 3 क्लॉज 1 public company may be formed for a lawful purpose by 7 or more persons by subscribing their names in the memorandum of association. जैसे प्राइवेट कंपनी में था कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग अपना नेम सब्सक्राइब करवा लेते हैं. पब्लिक कंपनी में क्या है, बननी कंपनी हमारी होनी चाहिए लॉफुल पर्पज़ के लिए. इसमें 7 मेंबर्स हमारे मिनिमम होने चाहिए जो अपना नेम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब करवाएंगे, तभी हम अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी कह पाएंगे. 7 मेंबर्स आर कंपलसरी. 7 से एक भी कम हुआ तो अब तक हमारी कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं मानी जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनी पर्सन हु इज़ विलिंग टू पे द शेयर प्राइस may acquire the shares or debentures any time the number of members is not limited to 200. इन्होंने क्या कहा, अगर कोई भी बंदा है जनरल पब्लिक में से हो गया या वैसे कोई भी पर्सन है जो चाहता है कि मेरे पास इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स हों, तो वो उन शेयर्स को या डिबेंचर्स को उस कंपनी के एक्वायर कर सकता है. जितना भी पैसा है शेयर का या डिबेंचर का वो पे करके उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं. प्लस जो पब्लिक कंपनी है उसमें मेंबर्स की लिमिट जो है वो 200 तक लिमिटेड नहीं है. पब्लिक कंपनी में हमारे मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्या कहा उन्होंने कि कोई भी बंदा इस पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है या उसके डिबेंचर्स खरीद सकता है अगर वो चाहे तो. इसमें मेंबर्स की लिमिटेड 200 नहीं है, मतलब जितने मर्जी लोग चाहें वो एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं. अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, अब उसमें कोई लिमिट नहीं है, अब वो कितने लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स को परचेज़ किया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज पर सेक्शन 58 क्लॉज 2 द इंटरेस्ट या सिक्योरिटीज ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. और फॉर एग्जांपल मैंने किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए, उसके या डिबेंचर्स को परचेज़ किया, तो जो मैंने शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज़ किए वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है. मैं अपने उन शेयर्स या डिबेंचर को कभी भी बेच सकती हूँ किसी को भी. ठीक है, मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई रोक टोक नहीं है. हाउ एवर द अरेंजमेंट या एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन शेल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. इसमें क्या है, हमने प्राइवेट कंपनी में देखा था कि अगर कोई 2 जने मिलके कोई एक शेयर खरीदते हैं प्राइवेट कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है या जो मेंबर्स, तो उनको एक ही पर्सन माना जाता है. इसमें क्या है, अगर कोई एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट 2 या 2 लोगों से ज़्यादा के बीच में है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. ठीक है,
उसमें हमने क्या था, उन दो लोगों को एक ही मान के चलिए थे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन लॉ फॉर द फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स in a public company is founded on the principle that members of a public company may have freedom to purchase and every shareholder should have freedom to transfer। अब हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ है फ्रीली ट्रांसफरेबल है, वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे है कि जो मेंबर्स है ना पब्लिक, मतलब द मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी मे हैव फ्रीडम टू परचेज। पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको भी फ्रीडम है, प्लस जो जनरल पब्लिक है उनको भी फ्रीडम है कि वो शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। एंड एवरी शेयर होल्डर शुड हैव फ्रीडम टू ट्रांसफ़र। और जैसे ही मैं किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदती हूँ, मैं उस कंपनी की क्या बन जाती हूँ, शेयर होल्डर बन जाती हूँ। तो हर शेयर होल्डर के पास राइट है कि अगर वो शेयर्स खरीद रहा है तो उसके पास शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का भी राइट है। उसका जब मन करे वो अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकता है या किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। और जो हमारा, मान लो कि मैंने अपने शेयर जब खरीदे, फॉर एग्जांपल मैंने 20 रुपीज़ के लिए, तो जब मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपने शेयर, मान लो मैंने महीने बाद अपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए, तो जब मैं शेयर्स ट्रांसफ़र करूँगी तो वो उस प्राइस पे होंगे जो महीने बाद शेयर का प्राइस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ बाद जो शेयर है, उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस अगर 30 रुपीज़ है तो मेरा शेयर 30 रुपीज़ में ही बिकेगा, ठीक है। अब इसके करेक्टर्स देखते हैं, पब्लिक कंपनी के क्या फीचर्स है या क्या करेक्टर्स है। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जो हमारे डायरेक्टर्स है प्राइवेट कंपनी में भी कितने थे, मिनिमम 3 थे। इसमें कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट, मिनिमम 3 और मैक्सिमम हमारे 15 डायरेक्टर्स है। जो हमारी पब्लिक कंपनी है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कितनी है, जितने मेरे शेयर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। देन ट्रांसफरेबल शेयर्स, कि जो हमारे पब्लिक कंपनी के शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा है। देन लाइफ स्पैन, द कंपनी इजंट इफेक्टेड बाय द डेथ, ये लाइफ स्पैन वाला वही वाला पॉइंट आ गया, परपेचुअल सक्सेशन वाला, कि जो पब्लिक कंपनी है ना, जो कंपनीज होती है बेसिकली, उनको उन पे किसी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्टी, कोई डेथ होगी, इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्टी से उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी अपना काम करती रहेगी, चाहे मेंबर्स आए चाहे मेंबर्स जाएं, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, वेट, नेक्स्ट फीचर क्या है, फाइनेंशियल प्राइवेसी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिक्वायर लॉ टू पब्लिश देयर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनुअली। अब जो कंपनी होती है ना, उसमें जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो वैसे जो प्राइवेट कंपनीज़ है उसमें जो हमारे अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, जो हमारा फाइनेंस होता है, वो उस पर्टिकुलर कंपनी के मेंबर्स तक होता है लिमिट। जो पब्लिक कंपनी है उनको अपनी जो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, ठीक है, जो भी कंपनी की जो भी हालात वगैरह, वो सब जनरल पब्लिक को भी दिखाना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि पब्लिक कंपनी में जितने मर्जी जनरल पब्लिक नहीं कितने शेयर्स खरीदते होते हैं, इसलिए, ठीक है। अब कैपिटल देख लेते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंजॉय एन इंक्रीज एबिलिटी टू रेज द कैपिटल सिंस दे कैन इशू शेयर टू द शेयर होल्डर्स। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या है, कैपिटल डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहती है, मतलब अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो कैपिटल इंक्रीज़ होगी। कैपिटल इंक्रीज़ क्यों होगी, क्योंकि हमारी जनरल पब्लिक भी शेयर्स परचेज करती है, शेयर होल्डर्स जो है वो शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक को, इससे क्या होता है, ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर हमने पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, बनाना है, तो हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम शेयर होल्डर्स कितने होने चाहिए, 7, और मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 3। अब शेयर होल्डर से मतलब क्या हो गया, मेंबर्स। डायरेक्टर मतलब जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ठीक है। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, अनलिमिटेड हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं या मेंबर्स जितने मर्जी हो सकते हैं। मिनिमम 7, मैक्सिमम जितने मर्जी। डायरेक्टर्स हमारे मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 15 है, वो हमने पीछे ही पढ़ा है। अब इसमें स्टेट्यूटरी कंप्लाइंसेस कौन से हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। अब पब्लिक या प्राइवेट, अब जो स्टेट्यूटरी कंप्लाइंसेस है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी फॉलो करने पड़ते हैं और प्राइवेट कंपनी को भी। अब a public या a private company will have to comply with all the laws, rules, regulations, but not limited to Companies Act 2013, Foreign Exchange Management Act
1999। अब जो स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेस है ना, एक तो जो कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट जो है हमारा 2013, उसमें तो जो जो लिखा है वो फॉलो करना है। एक अगर हमारी कंपनी जो पब्लिक कंपनी है वो लार्ज ग्रोथ पे सेटअप है, ठीक है, बाहर भी है, फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी हैं उसमें, तो क्या है उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को भी फॉलो करना पड़ता है। उसमें जो जो चीज़ें लिखी है उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारी किसी पर्टिकुलर कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है, फॉरेन शेयर होल्डर्स भी हैं, तो ठीक है। ये था हमारा पूरा कंसेप्ट रिगार्डिंग द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। कौन से सेक्शन में है, 2 क्लॉज 71। डीम्ड, अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी के कंट्रोल में है तो उसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा। फिर मिनिमम 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए जो अपने आप को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब करवाएंगे, तभी हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई पब्लिक का, कोई जनरल पब्लिक का कोई भी बंदा है, अगर वो शेयर्स का प्राइस पे कर सकता है, अगर वो विलिंग है उस पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदने में, तो ही कैन परचेज दो शेयर्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, जो इंटरेस्ट, जो हमारी सिक्योरिटीज़ है, अगर किसी ने भी परचेज़ किया, जो हमारे शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अगर मैंने कोई शेयर्स खरीदे हैं तो मैं कभी भी उनको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। और अगर कोई एग्रीमेंट या अरेंजमेंट 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देन जो भी प्रोविजंस लॉ के अंदर है, ठीक है, फॉर द मतलब जो हमारा फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है ना, उसके ऊपर कौन सा प्रोविज़न अप्लाई होता है कि जो हमारी मेंबर्स हैं उनके पास फ्रीडम है कि वो ख़रीद भी सकते हैं, जो हमारी जनरल पब्लिक है, प्लस शेयर होल्डर्स के पास भी फ्रीडम है। जब मैंने शेयर्स खरीद लिए तो मेरी मर्ज़ी है, अगर मैं अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकती हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से बेच भी सकती हूँ अपने जो मैंने शेयर्स खरीदे हैं उनको, ठीक है। फिर हमने करेक्टर्स देखे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। लाइबिलिटी लिमिटेड होते हैं अप टू द शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हमने देख लिया कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है। देन हमने देखा लाइफ स्पैन कि जो कंपनी है वो चलती रहती है, वो डेथ, इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी से नहीं इफेक्ट होती किसी मेंबर की, ठीक है। देन हमने इसकी देखनी है फाइनेंशियल प्राइवेसी। जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड जो हमारी कंपनी होती है, उसको अपनी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको टाइम टू टाइम पब्लिक में रिवील करना होता है, क्योंकि जनरल पब्लिक में ही कितने लोगों ने पब्लिक कंपनी के शेयर्स लिए होते हैं, कितने लोगों ने अपने आप को सब्सक्राइब करवाया होता है उस कंपनी में। देन कैपिटल, जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकती है, रेज़ कर सकती है, क्यों, क्योंकि वो अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू भी करती है, ठीक है। फिर अगर हमने पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 15, ठीक है। इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें मिनिमम चाहिए 7 मेंबर्स और मिनिमम चाहिए 3 डायरेक्टर्स, तभी हम अपनी पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर है स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेस। जो भी हमारी पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनको जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज वगैरह हैं कंपनीज एक्ट के, प्लस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के, उनको फॉलो करना पड़ता है। आई होप इतना आपको पब्लिक कंपनी वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू विद द कंसेप्ट ऑफ ओपीसी कंपनी, जिसको हम 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। ओपीसी कंपनी का कंसेप्ट हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 62 में मेंशन है। पहली बात अब हम देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। ओपीसी एक लीगल सिस्टम है, लॉ के अकॉर्डिंग ही बनाया गया। ये नहीं कि एक पर्सन है तो वो लॉ को नहीं फॉलो करता, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग होता है। is a move that would encourage the corporatization of micro business and entrepreneurships। एक तरह से ना ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे जो हमारे माइक्रो बिजनेसेस और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप्स होती है ना, उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा था, इनकरेज करता था उन सब, क्योंकि स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप्स में भी कम बंदे चाहिए और ओपीसी में तो काम ही एक बंदा करता है, तो एक तरह से मोटिवेशन मिलती थी उन माइक्रो बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को। अब ये ओपीसी का सिस्टम आया, इसको किसने रिकमेंड किया था? 2005 में जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी नाम की एक कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि ओपीसी की फॉर्मेशन होनी चाहिए। मींस 1 पर्सन कंपनी की फॉर्मेशन का जो आइडिया था, कौन लाया था? जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी इन ईयर 2005। अब ओपीसी क्या है? ओपीसी इज़ अ 1 शेयर होल्डर कॉर्पोरेट एंटिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही शेयर होल्डर है, एक ही जो बंदा वो शेयर होल्डर भी है, वही ओनर है, मेंबर भी वही है, वो एक
शेयर होल्डर की कॉर्पोरेट एंटिटी है वेयर लीगल एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द कंपनी ओनली। जो फाइनेंशियल और लीगल लाइबिलिटी है ना वो कंपनी तक ही लिमिटेड रहती है, ठीक है, क्योंकि एक ही तो बंदा है उतने तक की, ठीक है। नाउ हर एक कंट्री में कंपनीज़ का अपना अपना सिस्टम है। अगर इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 है तो ये थोड़ी कि बाकी कंट्रीज़ में भी वही है। हर एक कंट्री का अपना अपना कंपनीज़ का सिस्टम है, कंपनीज़ का एक्ट है, हर डिफरेंट है। अब ओपीसी का क्या स्टेटस है अलग अलग कंट्रीज़ में? पहला, इन अदर कंट्रीज़ लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अ सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी। अब जो कंट्रीज़ हमारी यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसी है वहाँ पे एक बंदा भी एक कंपनी को फॉर्म कर सकता है, रन कर सकता है। देन चाइना ने ओपीसी कंपनी का जो था सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया था? इन अक्टूबर 2005, ठीक है। देन द अमेंडेड कंपनी लॉ ऑफ पाकिस्तान permits the OPC to form a single member company by filling with the registrar। अब जो पाकिस्तान का कंपनी लॉ जब अमेंड हुआ था उसमें कहा गया था कि ओपीसी जो है ना वो एक बंदा बना सकता है, बस उसको अपने आप को रजिस्ट्रार के साथ फाइल करवाना पड़ेगा। वो तो वैसे भी जनरल नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कोई भी कंपनी को सेटअप करेंगे तो हमें रजिस्ट्रार के साथ फाइलिंग करवानी कंपलसरी होती है। इन यूएस several states permits the formation of single member limited liability company। यूएस में क्या है, काफ़ी स्टेट्स में ये चीज़ परमिट की गई है कि एक सिंगल मेंबर जो है वो एलएलपी वाली कंपनी भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना सकता है, नॉट पार्टनरशिप। यहाँ पे कंपनी की बात की गई है, ठीक है। सिंगल पर्सन मतलब एक तरह से लिमिटेड लाइबिलिटी ओपीसी बना सकता है, ठीक है। ये था हर एक कंट्री में क्या क्या स्टेटस है ओपीसी कंपनी का। नाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी की 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे हुई थी? पहली बात, जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसका सेक्शन 2 क्लॉज 62 बात करता है, उसमें डिफाइन किया गया ओपीसी को। डिफाइंस ओपीसी एज अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 person एज मेंबर ऑफ ओपीसी। मतलब ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है जो मेंबर है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ये एक तरह की प्राइवेट कंपनी है एज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 क्लॉज 68 एंड सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज सी ऑफ द एक्ट। मतलब ओपीसी को प्राइवेट कंपनी कहा गया, माना गया किस एक्ट के अकॉर्डिंग? सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी वाला और सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज सी कंपनीज एक्ट का। उसमें बताया गया कि ओपीसी एक तरह की प्राइवेट कंपनी ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें और कोई मेंबर नहीं है, कोई और पब्लिक का जना शेयर भी नहीं ले रहा, ठीक है। एक ही बंदा है जो उस कंपनी का सारा सिस्टम देख रहा है। शेयर्स अगर है तो उसके पास है, प्रॉफिट है उसका है, लॉस है तो भी उसका है, मतलब सब कुछ उसका है, ठीक है। नाउ रूल 3 ऑफ कंपनीज रूल 2014 क्या कहता है? ओनली अ नेचुरल पर्सन, ठीक है, नेचुरल पर्सन लाइक हम सब ह्यूमन बींग्स हु इज़ एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इन इंडिया। अब इंडियन सिटीज़न और रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? सिटीज़न का मतलब कि जब मैं मेरा बर्थ हुआ, मैं बर्थ से ही बाय बर्थ ही इंडिया की सिटीज़न होगी। रेजिडेंट मतलब क्या हो गया कि मान लो कि कोई कनाडा का बंदा आ गया इंडिया में, ठीक है। अब जैसे हम इंडिया के लोग कनाडा में जाते हैं तो हम कनाडा के सिटीजन्स नहीं हैं, हम वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। उसी तरह मैं इंडिया की सिटीज़न हूँ, अगर इंडिया में बाहर से कोई आता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। Resident of India means a person who stayed in India for a period not less than 120 days। अगर कोई बंदा 120 दिन तक इंडिया में रह लिया या उससे ज़्यादा तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा। 120 दिन से कम में तो ही इज़ नॉट रिगार्डेड एज ए इंडियन रेजिडेंट, ठीक है। तो ओपीसी क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही बंदा है जो उस कंपनी का मेंबर है, ठीक है। ये ओपीसी जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एज डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 2 क्लॉज 68 एंड सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज सी ऑफ द एक्ट, ठीक है। नाउ रूल 3 क्या कहता है कि एक नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है या इंडिया का रेजिडेंट है, ही कैन फॉर्म एन ओपीसी, ठीक है, इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है कि कोई ऐसा बंदा जो इंडिया में 120 दिन तक रह चुका है, ही इज़ नोन एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नॉमिनेशन बाय द सब्सक्राइबर और द मेंबर ऑफ ओपीसी। जो हमारी ओपीसी का एक सोल मेंबर है, जो ओनर है, वो एक पर्सन को नॉमिनेट भी करके रखता है कि किसी भी रीजंस के कारण, फॉर एग्जांपल उस पर्सन की डेथ हो गई या
किसी रीज़न के कारण वो अब नहीं आगे कंटिन्यू कर सकता, तो उसकी जगह पे उस ओपीसी में जिस मेंबर को नॉमिनी बनाया जाता है वो उस मेंबर ओपीसी का ओनर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो नॉमिनेशन कैसे की जाती है? द सब्सक्राइबर ऑफ द एमओए, मतलब सब्सक्राइबर मतलब जो हमारा मेंबर है ओपीसी का, ऑफ द एमओए ऑफ एन ओपीसी, ओपीसी का जो सब्सक्राइबर है वो एक पर्सन को नॉमिनेट करता है आफ्टर गेटिंग द रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन। जिस भी पर्सन को वो नॉमिनेट करता है ना, पहले उस पर्सन का रिटन कंसेंट लेता है कि हाँ मैं रेडी हूँ इस ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए, ठीक है। सेकेंड, द नेम ऑफ पर्सन शेल बी नॉमिनेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट ओपीसी एंड नॉमिनेटेड इन फॉर्म स्पाइस प्लस एंड इन फॉर्म नंबर INC3। जिस भी पर्सन का नेम नॉमिनी के तौर पे चूज़ किया गया है वो किस फॉर्म में फिल किया जाएगा? एक तो स्पाइस प्लस वाले फॉर्म में और फॉर्म नंबर INC3। जब भी हम किसी नए पर्सन को नॉमिनेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्म होता है INC3, और जब हम किसी नॉमिनी का नेम चेंज करते हैं तो उसके लिए फॉर्म होता है INC4। ये हमें याद ही रखना है कि INC3 में नए पर्सन का नेम, INC4 में चेंज के लिए अपील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ द कंसेंट बाय नॉमिनी। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे ओपीसी का ओनर था उसने जिस पर्सन को नॉमिनी चूज़ किया था वो कहता है कि मैंने इस ओपीसी का नॉमिनी नहीं रहना, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? पहले तो जो पर्सन जिसको नॉमिनी चूज़ किया गया था वो ना रिटर्न में लिख के दे देगा उस पर्सन ओपीसी के मेंबर को कि भाई मैंने इस ओपीसी का नॉमिनी नहीं रहना। तो उसने जब रिटर्न नोटिस दे दिया ना तो उसका काम ख़त्म, अब वो फ्री है। अब उसके बाद क्या किया जाएगा? जो हमारा ओपीसी का सोल मेंबर है उस टाइम पे जो हमारा ओपीसी का ओनर है वो क्या करेगा? उसकी ड्यूटी है, उसको ये चीज़ करनी ही करनी है कि उसको 15 दिनों के अंदर अंदर ना एक नए पर्सन को नॉमिनी के तौर पे चूज़ करना है, और जिस भी नए पर्सन को चूज़ करेगा सेम कि उसका रिटर्न कंसेंट लेगा और INC3 में फिल कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? 30 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है, जब उसने नए नॉमिनी को चूज़ कर लिया तो विद इन 30 डेज़ जो हमारी ओपीसी है वो उस नए मेंबर का नेम भी रजिस्टर करवा देगी। किस फॉर्म में? INC4 में, कि इस नॉमिनी को चेंज किया गया। लाइक जो नया नॉमिनी चूज़ किया जाता है उसके बारे में हम INC4 में फिल करते हैं अलॉन्ग विद द फीस। जो भी हमारी फ़ीस होती है नॉमिनी को चेंज करवाने की या नेम रजिस्टर करवाने की, वो किसके अंदर दी गई है? कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014। उसमें जो भी फीस वगैरह का क्राइटेरिया है उसको फिल करेगा और INC4 में उस नए पर्सन का नेम रजिस्टर करवा देगा, फिल करवा देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चेंज ऑफ नॉमिनी बाय द सोल मेंबर। पहले हमने देखा कि जो नॉमिनी था उसने खुद ही कह दिया कि मैंने इस ओपीसी का नहीं रहना नॉमिनी। अब क्या है कि जो सोल मेंबर है ना वो नॉमिनी चेंज कर रहा है। अब उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, फॉर एग्जांपल जिस पर्सन को उसने नॉमिनी चूज़ किया हुआ था उसकी डेथ हो गई, या जितने जो कॉन्ट्रैक्ट था INC3 में वो ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो वो नए पर्सन को ओपीसी के नेम पे चूज़ करेगा। तो उसका क्या है? ड्यू टू एनी रीजंस इन द केस ऑफ डेथ या इनकैपेसिटी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था INC3 का वो ख़त्म हो गया, उसके बाद वो नया नॉमिनी चूज़ करेगा। इसमें क्या है? द कंपनी शेल फाइल एन ROC एंड नोटिस ऑफ चेंज इन INC4। हमने देखा है जब हम नेम चेंज करवाना है, कुछ चेंज करवाना है, तो INC4 में फिल करवाते हैं अलॉन्ग विद द फीस। जो भी फीस प्रोवाइड की गई है कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 के अंडर, ठीक है। देन इज रिटन कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी इन INC3। जो भी हमारा नया पर्सन है जो नॉमिनी बनता है उसका रिटन कंसेंट हम हमेशा INC3 में ही लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चेंज ऑफ नॉमिनी बाय द सोल मेंबर, कि मेंबर ने ही खुद से नॉमिनी को चेंज किया। नाउ नेक्स्ट है हमारा डेथ ऑफ द सोल मेंबर। फॉर एग्जांपल जो हमारा ओपीसी का शेयर होल्डर था या जो हमारा ओपीसी का ओनर था उसकी डेथ हो गई, तो अब क्या किया जाएगा? इसीलिए तो हम नॉमिनी चूज़ करते हैं कि किसी रीजंस के कारण, फॉर एग्जांपल अब जैसे इसमें देख लो कि डेथ हो गई, तो जब डेथ हो गई उस सोल मेंबर की तो उसके बाद जिस पर्सन को नॉमिनी के तौर पे चूज़ किया हुआ था वो उस ओपीसी का मेंबर, ओनर या शेयर होल्डर खुद ही बन जाएगा। व्हेन द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी ceases, then the person nominated by that person becomes the member of that OPC।
ठीक है। जिस पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है वो उस ओपीसी का मेंबर बन जाता है। देन जो नया मेंबर है वो 15 दिनों के अंदर अंदर नॉमिनेट किया जाएगा। और कहाँ पे फिल किया जाएगा ये हमने पढ़ा ही है कि अब देखो चेंज ही हो गया ना एक तरह से, जो पहले वाला मेंबर था उसकी जगह पे अब नया जो नॉमिनेट किया हुआ था, तो ये हम INC 4 में फीस के साथ फिल करवा देंगे। ठीक है, जो कंपनी है वो INC 4 में फीस के साथ नॉमिनेशन जो है उसका पूरा जो भी डाटा है वो फिल करवा देगी। ठीक है, पहले क्या देखा कि अगर डेथ हो गई तो जिस पर्सन को नॉमिनेट किया गया वो उस ओपीसी का मेंबर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर फॉर एग्जांपल नॉमिनी नहीं था, ठीक है, नॉमिनी नहीं चूज़ किया हुआ तो बट डेथ होगी, तो 15 दिनों के अंदर अंदर एक नया मेंबर जो है उसको नॉमिनेट किया जाएगा। प्लस जो कंपनी है आफ्टर द नॉमिनेशन, जो ROC में ना, ROC में जो नॉमिनेशन है उसके बारे में सब कुछ बताएगी अलॉन्ग विद द फीस एंड अलॉन्ग विद द फॉर्म INC 4। ठीक है, अब मिसलेनियस प्रोविजंस की किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम OPC फॉर्म करते हैं। पहली बात कि नो पर्सन इज़ एलिजिबल टू मेक मोर देन वन OPC। अगर एक पर्सन ने एक OPC बनाई हुई है तो वो एक से ज़्यादा OPC नहीं क्रिएट कर सकता। अगर मेरी एक पहले से ही 1% कंपनी है तो मैं उसके अलावा कोई और कंपनी सेटअप नहीं कर सकती। ठीक है, नाउ ही कैन नॉट बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन OPC। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी OPC की नॉमिनी हूँ तो मैं और किसी OPC की नॉमिनी एट दैट सेम टाइम नहीं बन सकती। एक टाइम पे मैं एक ही OPC की नॉमिनी रह सकती हूँ। ठीक है, देन जो माइनर है वो ना तो मेंबर बन सकता है और ना ही नॉमिनी बन सकता है। देन जो हमारी OPC है उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसमें कहा गया कि जो हमारी OPC कंपनीज है उनको NPO में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। देन इज अ कंपनी कैन नॉट कैरी आउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जो हमारी OPCs है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं क्रिएट कर सकती। क्यों? क्योंकि एक तरह से जो 1% कंपनी भी है, चाहे उसमें एक ही मेंबर है, उसका भी मोटिव तो मेन यही है ना कि वो प्रॉफिट अर्न कर ले। ठीक है, देन OPC कैन नॉट इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। जो OPC है एक ही तो मेंबर है, उसमें वही शेयर होल्डर है, वही मेंबर है, जो प्रॉफिट है उसका है, जो लॉस है उसका है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट में क्यों इन्वेस्ट करेगा? ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम उसमें नहीं होता। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट अबाउट द 1% कंपनी। ठीक है, इसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या स्टेटस है OPC कंपनीज़ का। ठीक है, फिर इनकॉर्पोरेशन कैसे की गई OPC कंपनी की। देन हमने देखा कि जो हमारा नॉमिनेशन है मेंबर का वो कैसे किया जाता है OPC में। देन हमने विड्रॉल ऑफ कंसेंट के बारे में पढ़ा। फिर चेंज ऑफ द नॉमिनी के बारे में हमने पढ़ा कि अगर हमारे सोल मेंबर की डेथ होगी तो क्या क्या कैसे किया जाता है। देन मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में देखा कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना कंपलसरी है जब भी हम OPC को बनाते हैं। सो यहाँ पे हमारा प्राइवेट कंपनी और OPC वाला कंसेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी और भी थोड़ी कंपनीज़ रहती है, टाइप्स ऑफ कंपनीज़, उनके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये वाले रिवाइज करते रहो। अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डू रिप्लाई टू योर डाउट्स, I will do solve your problems, and do like, share and subscribe to my channel and share these videos with your friends also, ताकि उनके भी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।